नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात बिहार की करेंगे और बिहार में जो महिलाओं की जो मौजूदा हालात हैं और देखिए जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में पिछले की तैयारी जो पिछले 3 महीने की जो तैयारियाँ हैं चुनाव की, उसमें सत्ताधारी जो एनडीए है, उसकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो महिलाएँ, महिला वोटर और उनको उनके खातों में पैसे चुनाव की तारीख का ऐलान होने के अगले दिन तक लोगों के खातों में पैसे जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भी निश्चित रूप से महिलाओं को जब वो सत्ता में आए, तो महिलाओं को उनको लगा कि महिलाएँ एक बहुत बड़ा वोटर्स हैं, बड़ा हिस्सा है, बड़ी भागीदारी है बिहार में मतदाताओं में महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत बड़ी है, अच्छी खासी है, पुरुषों से ज़्यादा है। इसके कई कारण हैं। लेकिन आज क्या जो दावा है एनडीए का या नीतीश कुमार सरकार का, वो दावा कितना सटीक है? क्या ज़मीन पर हकीकत क्या है? और दावों और सच्चाई के बीच में जो अंतर्विरोध है, क्या सच है? कितना हमें कह सकते हैं कि कितनी हकीकत है? इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर बिहार में महिलाओं की जो दशा और दिशा है और आने वाला चुनाव है, उस पर चर्चा करने के लिए प्रीति प्रभा बहुत युवा पत्रकार हैं, उभरती हुई प्रतिभा है बिहार की और वो सामाजिक सरोकारों से इतनी गहराई से, इतनी छोटी उम्र में जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनका स्वागत करूँगा आज के इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम हम इसलिए भी समर्पित कर रहे हैं बिहार की महिलाओं को कि उनका एजेंडा आज की तारीख में बिहार के जो सियासी पार्टियां हैं उनके एजेंडे पर सबसे ऊपर है। तो उसके लिए भी मैं बिहार की महिलाओं को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और लोकतंत्र के महापर्व में जो उनकी जो भूमिका और जो भागीदारी होने जा रही है, उसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएँ दूँगा और मैं चूँकि प्रीति प्रभा जो उभरती हुई पत्रकार हैं और सोशली इतनी एक्टिव हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके समकक्ष उनकी उम्र का कोई जर्नलिस्ट इस तरह से समर्पित है महिलाओं के कॉज के लिए, महिलाओं के मुद्दों के लिए। और वो उन्होंने एक हाथ में एक प्रोग्राम वीडियो प्रोग्राम भी बनाया और इस पर उन्होंने तमाम तरह की जो विसंगतियाँ हैं, जो अंतर्विरोध हैं महिलाओं की को ऊपर उठाने के लिए, उन सारे मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी है, उसको हाइलाइट किया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो प्रीति बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में। ये प 10-15 मिनट का एक प्रोग्राम होगा ये और हम उनसे बात करेंगे कि जो आज महिलाओं की जो भागीदारी, महिलाओं को सम्मान और महिलाओं की सहभागिता के बारे में जो सत्ताधारी दल दल है या एनडीए है, उनके जो दावे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो हकीकत है, उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एक शुरुआती रिमार्क आपका चाहता हूँ। जी। निश्चित रूप से बिहार में सरकार बनाने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही है। 2010 जी, की बात 2010 से बाद की बात करें तो जी, अभी नए वोटर्स की संख्या नई महिला वोटर्स 5 लाख नई महिला वोटर्स हैं जिनका नाम जुड़ा है जो नई इस बार वोट करेंगी। तो जी, महिलाएं निर्णायक भूमिका में रही हैं बिहार में सरकार बनाने में और शुरुआती दौर में जब नीतीश कुमार आए 2005 में तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम किया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, उनके लिए स्कूलों में छात्रवृत्ति और फिर महिलाओं का जो एक डिमांड था शराबबंदी का उन्होंने नीतीश कुमार ने इसको पूरा किया। महिलाएं शुरुआती दिनों में तो महिलाएं खुश थी कि उनके पति पीकर घर नहीं आ रहे, उनके साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। शुरू में तो थोड़ी कड़ाई दिखी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे महिलाएं भी नाखुश होती जा रही हैं शराबबंदी को लेकर। उनका कहना है कि इससे अच्छा जी, तो शराबबंदी कि पुरुष जो है घर के बाहर जाकर पीते थे, 100 रुपए में पी लेते थे, अभी 1000 रुपए लगते हैं उनको 100 रुपए की शराब पीने में। 1000 रुपया 2000 रुपया खर्चा करना होता है, वो घर के अंदर पीते हैं। और भी हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं। और तरह-तरह की नशा जी, भी शुरू हो गई है। छोटे-छोटे बच्चे स्मैक ले जी, रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं वो और चरस, गांजा इस तरह के जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि शराबबंदी होने से
शराब काफ़ी महँगे हो गए हैं। आए दिन ज़हरीली शराब पीने से लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं क्योंकि जी, सस्ते में लोग शराब पी रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो जी, इसलिए जी, महिलाओं को लग रहा है कि इससे तो अच्छा था कि शराबबंदी अगर आपने किया तो पूर्ण तरीके से आप शराबबंदी कीजिए। आप बिहार को पूरी तरह से नशा मुक्त कीजिए, तभी हम इसे शराब बंदी आपने हमारे कहने पर किया, हम इसको मानेंगे। अभी वर्तमान में महिलाओं का यही कहना है, महिलाएँ नशा से परेशान हैं। छोटे-छोटे बच्चे तक, जी, यहाँ तक कि एक पूरा का पूरा परिवार उजड़ जा रहा है। ज़हरीले शराब पीने से या स्मैक पीने से बच्चे की मौत हो जा रही है। कई घटनाएँ हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, महिलाओं से बातें कर रहे हैं। अब तक हमने 26 जिलों में जाकर उनसे बातचीत की है कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दे को उठाना चाहते हैं, चुनाव में आगे लाना चाहते हैं, वो किन समस्याओं से परेशान हैं। तो एक तो नशा है, ये तो है ही, लेकिन नंबर 1 पर माइक्रो फाइनेंस है। जी। सबसे मैं उस बड़ा पर मुद्दा मैं उस पर मैं उस पर आऊँगा मैं उस पर आऊँगा। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। एक सवाल प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो माइक्रो फाइनेंस वाला प्रश्न है उस पर आऊँगा। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, इसके बारे में ये कहा जाता है, जनरल परसेप्शन है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम मतलब महिलाओं के खातों में सीधा पैसे जा रहा है। 75 लाख बिहार की महिलाओं के खातों में 75,000 रुपए भेजने के दावे किए गए और काफ़ी लोग स्वीकार भी किया गया, काफ़ी लोगों ने स्वीकार भी किया कि देखिए हमारे खातों में पैसा आ गया। इसके अलावा गन्ना किसानों का के जो गन्ना किसान है, उनके खातों में भी पैसा आया। ज़ाहिर-सी बात है कि 10-10 हज़ार गन्ना किसानों के खातों में 10-10 हज़ार आया। बाकी किसानों की बात मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी महिलाएँ जो गन्ना किसान भी हैं, उनको 10,000 ये मिला और फिर गन्ना किसान के कोटे से भी मिला। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, क्या पहले से तो अच्छी स्कीम है कि सीधा उनके खातों में आ रहा, बिचौलियों के खातों में नहीं जा रहा? जी, असल में एक बात साफ तरीके से बता देना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं के खाते में 3-3 हज़ार रुपए दिए गए और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, यहाँ पर बिहार में नहीं होने वाला है। बिहार में इसलिए नहीं अच्छा, होने वाला है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उसका जाल इस तरह से फैला हुआ है कि महिलाओं का कहना है कि हमें करना है तो हमारा कर्ज जो है वो लोन हमारा माफ़ कीजिए सरकार, नहीं तो हम वोट नहीं जी, करेंगे। हमें ये 10,000 जी, रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। मैं माइक्रो फाइनेंस पे बात करूँगी, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र जैसा फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जी, जीविका से जोड़ा गया है, जो उन्हीं महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, जो महिलाएँ जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। अब जीविका जी, समूह में जो महिलाएँ जुड़ी हुई हैं और जो नहीं जुड़ी हैं, वो जुड़ने के लिए मशक्कत कर रही हैं। बहुत सारी जगहों पे उनको जोड़ा गया, वो जुड़ रही हैं और बहुत सारी जगहों पर नहीं भी जुड़ पाई हैं। क्योंकि यहाँ पे योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है लेकिन ज़मीन पर उसकी हकीकत कुछ और ही होती है। आप जी, बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, हमने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे दिए हैं, अभी पिछले कल 6 तारीख को भी पैसे आने वाले थे, हमने महिलाओं से उस पर भी बातचीत की है। उसमें भी आधे अधूरी बातें ही सामने आ रही हैं। किसी के अकाउंट में आया, किसी के अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि सरकार ने एक जो दे दिया, आप उसके फॉर्म को देखेंगे 10,000 रुपए के लिए जो भी महिलाएँ अप्लाई की हैं, उस फॉर्म को आप ठीक से ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि आप किस समूह से जुड़े हुए हैं। यानी ओके, आप जिस समूह से जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि हम हर घर की एक महिला को के अकाउंट में पैसे देंगे। तो एक जी, महिला के अकाउंट में पैसे देंगे, वो स्वरोजगार योजना अपना कर सकती हैं। उसमें ये भी है कि आप कौन-सा व्यवसाय करना चाहते हैं उस फॉर्म में। आपको कुछ उद्योग करना है, आपको पशुपालन करना है, बकरी पालना है, आपको दुकान चलाना है, सिलाई मशीन लेनी है आपको, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जी। तो महिलाएँ मतलब उनको वो कहने का मतलब ये है कि उनको एक किस्म से आत्मनिर्भर जी, बनाने की दिशा में ये कदम है, ये सरकार की कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सरकारी बाबू ने बनाई हो या उन्होंने सर्वे के आधार पर बनाया हो कि प्रैक्टिकली उनको बेनिफिट किया जाए। लेकिन माइक्रो फाइनेंस का जो मुद्दा है, उसमें आपने आपने अभी कहा कि कंपनियाँ हैं, तो ये जो माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनियाँ हैं, इसमें मेरा 2 सवाल हैं आपसे। एक ही मुद्दे पर 2 सवाल हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां क्या सरकार की जानकारी में है, इनके इनके बारे में कि ये इनकी एक्टिविटीज गांव-गांव तक, तहसील तक पहुंची हुई हैं और इनके जरिए महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, नंबर 1 बात।
और नंबर दूसरी बात कि क्या कोई माफिया इनको संचालित कर रहा है कि कि वो बेरोक-टोक बिना किसी नियम के, कायदे के प्राइवेट पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है बिहार में माइक्रो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ज़रिए? जी। सर, मैं माइक्रो फाइनेंस वाले सवाल का मैं जवाब दूँगी, लेकिन उससे पहले बस 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। आपने जो पहले सवाल पूछा था कि ये सभी महिलाओं जी, के अकाउंट में आती हैं। सभी महिलाओं जी। के अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। हमने मैं यहाँ तक देखा है जहाँ पे 20, 25, 30 महिलाओं ने फॉर्म भरा, उनमें से 2-4 महिलाओं के अकाउंट में आए। बाकी महिलाओं के अकाउंट में ये कहा जा रहा है कि फिर अगले किस्त में आएगा या फिर चुनाव के बाद आएगा। इस तरह की भी बातें आ रही हैं और जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएँ उनके अकाउंट में आ रहे हैं। और जी, इस समूह से जुड़ने के लिए महिलाओं को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, उससे भी सारी महिलाएँ जुड़ नहीं पा रही हैं। चाहे वो शहरी क्षेत्र की अच्छा। महिलाएँ हों या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हों, उनके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वो फॉर्म भरने जी, जाती हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि अब हो गया, जितने जितनी महिलाओं को हमें लेना था, जितनी महिलाओं का फॉर्म अप्लाई करना था हमने कर दिया, अब नहीं कर सकते, अब अगली बार करेंगे। इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो महिलाओं में ये भी गुस्सा है कि भई फलाने के खाते में आया, हमारे खाते में क्यों नहीं आया? ओके। और दूसरा कि सरकार ने ये कहा है कि हम 10,000 रुपया आपको दे रहे हैं, आप इसको खर्च मत कीजिए, आप रोज़गार शुरू कीजिए, इसकी एक जाँच भी होगी। अगर आप इसको लेकर रोज़गार कर रहे हैं, तो हम और भी किस्त बढ़ाएँगे यानी 2 लाख रुपए तक आपको हम देंगे। तो जी, महिलाओं जी, में जी। इसको भी है कि भई ये पैसा हमें ऐसे ही अनुदान के रूप में मिल रहा है या फिर हमसे सरकार वापस लेगी। इस कन्फ्यूज़न को सरकार अभी तक दूर नहीं कर पाई है, कि सरकार वापस लेगी या फिर महिलाओं को ऐसे ही दे रही है, कि आप रोज़गार कीजिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। और ये भी बातें महिलाओं को समझ में आ रही हैं कि ये सब चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है। हम इतने जी, समय से बिल्कुल। परेशान, तो ये चुनाव के क्या समय क्या क्यों हो रहा है, तो महिलाओं को मूर्ख बनाना। क्या क्या जी। प्रीति जी ये बताइए कि क्या जो नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं और संबंधित विभाग के सेक्रेटरी हैं या कमिश्नर हैं, क्या उनको जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियों का जंजाल है, जाल बिछा हुआ है, क्या उनको आधिकारिक जानकारी है या उस पर ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं? इसके बारे में बताइए जरा। मैं तो यही कहूँगी कि आँख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि माइक्रो अच्छा। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ये था कि महिलाओं को छोटा-छोटा ऋण देकर उनको स्वावलंबी बनाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। जी। लेकिन ये जीविका इस काम को पूरा नहीं कर पाए। जीविका का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में फेल हो गया ये संस्था। और फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मौका मिल गया। यहाँ पे जी। बेरोज़गारी है, महँगाई है, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी अच्छी नहीं है, प्राइवेट में उनको जाना पड़ता है, उसके लिए पैसे बहुत खर्च होते हैं। पढ़ाई भी बहुत महँगी है, जो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनको लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे में महिलाओं की मजबूरी हो गई, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में फँस गई वो महिलाएँ, उनसे लोन लेना उनकी मजबूरी बन गई। वो एक लोन जी, जी, लेती जी। हैं, उसको दूसरे लोन में फँसी हैं और इसकी वजह से आत्महत्याएँ भी हुई हैं, पलायन की भी घटनाएँ अच्छा। लगातार बढ़ रही हैं। एक गाँव में कई-कई घर वीरान हैं, घर में पेड़ उग गए हैं, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं, ऋण के डर से। यहाँ पर जी। कानून की ढील दी जा रही है। इस एक्ट में है माइक्रो फाइनेंस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाया है, उसमें जो जारी किया है, जो आदेश दिया है, उसमें है कि कोई भी पुरुष एजेंट महिलाओं के यहाँ जाकर उनसे किस्त नहीं माँग सकते हैं। वो जी, जी, जी। अगर नहीं, महिलाएँ बिल्कुल किस्त नहीं चुका पा रही मैं हैं। इसमें जी, जी, जी। ये जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, ये बेसिकली मतलब उनकी अगर महिला ने आत्महत्या कर ली है कर्ज में डूब के या मानसिक परेशानी में, तो क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ उनके परिवार के लोगों को भी तंग कर रही हैं? ऐसी घटनाएँ हुई हैं? जी, इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। एजेंट अच्छा। के इतना परेशान करता है कि उसके वजह से उनको धमकी तक दी जाती है कि अगर आपके घर में कोई जवान बहू-बेटी है, तो उनको उठाने तक की धमकी दी जाती है। ये कहा अच्छा। जाता है ओडी लगाकर, यानी ओडी ये होता है कि उनका आधार कार्ड को फ्रीज़ कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, उनके जो जितनी भी सुविधाएँ हैं, उनके राशन कार्ड हैं, वो सबको बंद कर दिया जाता है, ताकि आप दूसरी सुविधा ना ले सकें, दूसरी जगह अच्छा। से लोन भी ना लें। तो ये सारी अच्छा। चीज़ें हो जाती हैं और इतना प्रेशर बन जाता है, इस तरह से डराते-धमकाते हैं कि कई परिवार ने सुसाइड कर लिया। आप फ़िल्म पर जो साँस देखिए, उसमें हमने कुछ घटनाओं का ज़िक्र किया है, कुछ घटनाओं पे जाके उनके परिजनों से बातचीत की है, जिस परिवार के लोग सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं।
लोन से जी, परेशान जी। होकर के परेशान होकर और एजेंट से परेशान होकर अपनी जान गँवा चुके हैं, उनके यहाँ जाकर हमने बातचीत की है। उनकी जो अब एजेंट जो है वो मर जाते हैं, तो भी उनके घर पर जाकर उनको परेशान करते हैं कि वो तो मर गए, लेकिन उनके परिजन तो हैं, आप उनकी बेटा हैं, आप उनकी बहू हैं, आप उनकी बेटी हैं, आप भरिए। आप उनके पति हैं, तो आप भरिए। इस तरह से ये एजेंट तो ये मरने तो ये तो जी, जी, ये बहुत आपने बहुत गंभीर मुद्दा की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया और मैं एक मतलब बहुत ही ये तो बहुत ही करुणादायक स्थिति है और बहुत ही मैं कहता हूँ कि शर्मनाक स्थिति है अगर बिहार में महिलाओं की हितैषी होने का दावा कोई सरकार कर रही है और वहां इस तरह का शोषण हो रहा महिलाओं का, लड़कियों का और धमकियां दी जा रही हैं अगर महिला ने जो कर्ज में डूबी महिला ने आत्महत्या भी कर ली और वो उसको धमकियां परिवार के जो बचे हुए लोग हैं उनको भी आत्महत्या करने के लिए ऐसा लगता है कि मजबूर करने की कोशिश हो रही है। मुझे एक बात बताइए प्रीति जी कि देखिए कि आमतौर पर क्या होता है कि हमारे जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें बिहार में मुझे पिछले कुछ चुनाव का जो पैटर्न मैंने देखा कि पुरुषों ने तो दूसरी पार्टी को वोट दिया लेकिन महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से महिलाओं ने पति या भाई या जो पुत्र की मर्जी के बिना नीतीश की पार्टी को वोट दिया। क्या ऐसा हुआ है और क्या अब ये होने वाला है? जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है क्योंकि शराबबंदी से मैंने पहले ही कहा कि शराबबंदी से महिलाएँ काफ़ी खुश थीं कि उनके पति जी, शराब पीकर नहीं आते, उनके बेटे शराब पीकर तांडव नहीं करते, सड़क पर हंगामा नहीं करते, घर में आकर उनके साथ मारपीट नहीं करते। और इन सारी चीज़ों से महिलाएँ काफ़ी परेशान हो रही थीं, उन्होंने नीतीश कुमार से अपील की, नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार किया और महिलाएँ खुश थीं। लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी करके पूरी तरह से शराबबंदी नहीं कर पाए। वो घोषित रूप से ओके, शराबबंदी नहीं होगा, लेकिन फिर ज़मीन पर इसकी हकीकत ये रही कि शराब महँगे दामों पर बिकने लगी, जो पीते हैं वो पिएँगे, जिनको आदत है, वो तो पिएँगे। वो पहले ₹100 के लिए अपनी पत्नी से झगड़ रहे थे, अपने घरवालों से झगड़ रहे थे, अब ₹2000 के लिए झगड़ते हैं। 2000 में जाके शराब पी रहे हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो वो दूसरी नशा के आदी हो रहे हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है उनके लिए। तो इन सारी चीज़ों से अब ओके। महिलाएँ काफ़ी परेशान हैं और जी, हमने जी, जी, पहले जी, जो बोलिए, माइक्रो बोलिए। फाइनेंस कंपनी की जो मैं जी, बात जी। कर रही थी, आपने कहा था कि क्या सरकार ये इनके संज्ञान में ये नहीं है? आए दिन खबरों में आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, ये रिपोर्ट की जाती है इस तरह की घटनाएँ कि अच्छा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेकर एजेंट से परेशान होकर महिलाएँ किस्त नहीं चुका पाईं, उसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। आप मुज़फ्फरपुर के अच्छा। मनिकागाची की स्थिति ले लीजिए, पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कई इस तरह की घटनाएँ हैं, रेहाना खातून जो अररिया की हैं, उन्होंने अपने 1 साल के बच्चे को महज़ ₹9000 में बेच दिया, किस्त की वजह से। ये सारी घटनाएँ आ रही हैं, जितनी भी आत्महत्याएँ में हो रही हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएँ रिपोर्ट की जा रही हैं। क्या सरकार के संज्ञान में ये घटनाएँ नहीं आ रही हैं? लेकिन जब हमने जी, सरकार जी। के नुमाइंदों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं आ रही है। हमारे संज्ञान में अब तक कोई भी ये घटना नहीं आई है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से किसी महिला ने सुसाइड किया हो, किसी परिवार ने जी, सुसाइड जी। किया हो। हमारे संज्ञान में इस तरह की घटना आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अब किस तरह जी, से जी। सरकार चाह रही है कि संज्ञान में आए? एफआईआर भी तो हो ही रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जिस ज़िलों के हम पश्चिम चंपारण में जाकर वहाँ पर हम महिलाओं से बात कर रहे थे, कई परिवार ने आत्महत्या की है, उनसे जाकर हम मिल रहे थे। हमने वहाँ के डीएम से भी बात किया तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे कि हमारे संज्ञान में तो ऐसी घटना आई नहीं, तो हम उस पर क्या बात करें? तो साहब मतलब एफआईआर ये जी, जी, ये तो संज्ञान में हाँ, ये तो तो आप बड़ी सरकार की अजीबो-गरीब हाँ, मेरा सवाल ये है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ये इसमें से ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार को उसे क्या लेना देना है? सरकार क्यों बचा रही है इन कंपनियों को? सरकार क्यों नहीं जी, एक्शन ले जी। रही है? पूरी तरह से धज्जी उड़ा रही ये है। आपने आपने प्रीति जी बहुत अजीबो-गरीब और बहुत हैरत-अंगेज और सनसनीखेज बात उठाई कि जो जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं बिहार में, अगर उनको सच्चाई कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्स के ज़रिए या किसी एनजीओ के ज़रिए जब उनको सच्चाई बताई जाती है, तो वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है। ये सच्चाई से मुँह छिपाने का
और इससे अच्छा नायाब तरीका दूसरा हो नहीं सकता। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, अगर महिलाओं के हितैषी की बात कर रहे हैं और अखबार में आप विज्ञापन दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं और रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है रेवड़ियां बांटना, महिलाओं को रेवड़ियां बंटनी चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। और अगर कोई उसको गलत बोलता है तो मैं उससे सहमत नहीं होते, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि रेवड़ियां तो बड़े-बड़े जो खरबपति, अरबपति, धन्ना सेठ हैं, उनको भी बड़े उनके लोन माफ किए जा रहे हैं, तो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है और ये जो तरीका है इनका कि मुँह मोड़ना वो बहुत वो जी। जी, जी, यहाँ जी। पे बोलना चाहूँगी, महिलाओं का यही कहना है, हर जगह महिलाओं की यही डिमांड है कि आप हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए ना देकर हमारा लोन माफ़ कर दें, क्योंकि हम इससे काफ़ी बिल परेशान हैं। 10,000 रुपए से हमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किस्त जी, लेने वाले जो एजेंट हैं, वो उनको पता चलता है कि किसी महिला के अकाउंट में 10,000 रुपया आया है, उसने लोन लिया है, तो वो तुरंत पहुँच जाते हैं। आपके अकाउंट जी, में 10,000 रुपए है, आप हमें किस्त चुकता कीजिए। अब वो महिला जी, जी, किस्त जी, शुरू नहीं कर पाती है, तो वो पैसे तो आप सरकार कह रही है कि आपने रोज़गार शुरू किया क्या नहीं, हम इसकी जाँच भी करेंगे। आपने रोज़गार जी, शुरू किया है, तो हम आगे और भी देंगे। तो अब यहाँ तो एजेंट लेकर जा रहा है पैसा, वो कैसे कोई रोज़गार शुरू कर सकती हैं? तो उनका यही कहना है कि हम 10,000 रुपए से कुछ नहीं कर पाएँगे, आप हमारा लोन माफ़ कर दीजिए। और महिलाओं में आक्रोश भी है कि सरकार हमारा लोन माफ़ नहीं करेगी, तो हम उनको वोट नहीं करेंगे। सरकार जी। बड़े-बड़े मेरा जी, 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 बहुत 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 अच्छे जी, जी, जी। मैं आपसे एक अंतिम सवाल प्रीति जी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 2 चरणों के चुनाव का ऐलान हो गया है और अगले 35 दिन में चुनाव संपन्न हो जाएगा, 5 हफ्ते में, और 14 तारीख नवंबर को चुनाव नतीजे भी सामने आ जाएँगे। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि 2020 का एक आंकड़ा मेरे पास है, एक डेटा मेरे पास है, जिसके हिसाब से बिहार में 166 166 जो विधानसभाएँ सीटें हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ा महिलाओं का। और इन सीटों में जिनमें महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा था, उनमें 166 सीटें, उनमें से 99% सीटों पर, एक सीट को छोड़ करके एनडीए जीता, मतलब नीतीश कुमार और भाजपा जीती। क्या ये पैटर्न इस बार भी आपको लग रहा है कि 6 तारीख नवंबर और 11 नवंबर को जो 2 चरणों में वोट पड़ेंगे, तो इन 166 सीटों की जो मैंने आपको बात बताई कि यहाँ महिलाओं का प्रतिशत सब पुरुषों से ज़्यादा था और 99% सीटों पर एनडीए, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी और उनके उनके जो सहयोगी दल जीते, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आखिरी सवाल। जी। जी। इसमें तो पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि निश्चित रूप से महिलाएँ नीतीश कुमार से काफ़ी प्रभावित हुई हैं। तो नीतीश जी, कुमार को लेकर उनका कॉर्नर रहा है। लेकिन इस जी। बार जो है वो मामला बहुत उल्टा दिख रहा है। बहुत ओके। ज़्यादातर बहुत सारी जगहों पर महिलाएँ अब नीतीश कुमार से यही डिमांड कर रही हैं कि आप अगर हमारा वोट चाहते हैं तो हमारे लोन के लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए कि हम इससे मुक्त हो जाएँ, इसको माफ़ कर जी, दीजिए, माफ़ जी, कर जी, दीजिए। तो यही डिमांड है महिलाओं का। अगर सरकार चाहती है कि उनको महिलाओं का वोट जो जिस तरह से उनको मिलता रहा है वो वापस से मिले, तो सरकार को इस पर कुछ करना होगा। अगर सरकार नहीं करती है तो मामला उल्टा हो सकता है। इस बार जो मुझे नज़ारा दिख रहा है। जी, जी। और बहुत इसमें बहुत किस धन्यवाद प्रीति जी। जी। बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मुझे लग रहा है कि ये इश्यू बहुत बड़ा है और महिलाओं के मुद्दे बहुत अहम हैं, जो आपने सनसनीखेज जो ज़मीनी रिपोर्ट्स बताई हैं कि किस तरह से महिलाओं के हितैषी होने का या महिलाओं के हक में घोषणाएँ करने का या उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसे उनके खातों में जाने के बाद भी एक काली सच्चाई, काला अध्याय, उसका एक अलग सा पक्ष आपने जो प्रस्तुत किया और वो प्रस्तुत करना भी चाहिए, क्योंकि सच जो है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आप इस पूरे मुद्दे पर जो आपने सवाल उठाए हैं, जो प्रश्न उठाए हैं,
चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो महिलाओं के जो इश्यू है वो ज़रूर मुख्य धारा में रहने चाहिए, क्योंकि महिलाएँ तो परिवार की रीढ़ होती हैं और महिला की अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो समाज की स्थिति सुधर नहीं सकती। और ये चुनाव है, ये चुनाव मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार की महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार के जो मतदाता हैं, आम नागरिक हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बिहार छोड़ करके बाहर चले गए, वहां से उन्होंने अपना नाम कटवा लिया, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से तो उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार तो उनकी जन्मभूमि है। आज की इस चर्चा में इतना ही। फिर मित्रों, अगले नए एपिसोड में आपसे और चर्चा करेंगे, नए मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कटिहार में हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े, अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति प्रभा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।